Assalamu alaikum students, welcome you all. Today the topic of our discussion is Doppler effect. Doppler effect is a phenomena in which an effect is produced onto the frequency or pitch of the sound waves, and this effect is caused due to the relative motion of source or observer. सोर्स या ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से अगर साउंड की पिच पे कोई असर पड़ रहा है, साउंड की पिच अगर चेंज हो रही है, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, बिकॉज इट वाज एवर फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड और स्टडीड बाय साइंटिस्ट डॉपलर. जो साइंटिस्ट डॉपलर था उसने हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू सोर्स, सोर्स मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट से मूव कर रहे हैं, तो इन तीनों कंडीशंस में जो साउंड की पिच है दैट विल नॉट बी हर्ड सेम एज दैट ऑफ इट्स ओरिजिनल. जो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, पिच है, वो नहीं सुनने में आएगी लिसनर को. लिसनर विल हियर the frequency that is either greater or smaller than the actual frequency. और वो जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी की जो चेंज है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वैल्यू, तो वो चेंज डिपेंड करती है उसके मोशन पे कि मोशन अवे है, टुवर्ड्स है, व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज देयर. सो the Doppler effect is just the phenomena in which the effect is produced onto the frequency or pitch of the sound wave due to relative motion of observer or source या observer के motion की वजह से जो effect कर रहा. अब अगर हम देखें तो इसमें तीन चीज़ें आ गई. One is the motion of source, other one is the motion of observer, and third one is the motion of both with respect to each other. So there are three different cases which are to be studied in this effect. इस इफेक्ट के अंदर हमें वही तीन चीज़ें स्टडी करनी है जो हमने उसकी डेफिनेशन में बता दी कि भाई ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से भी हो सकता है, लिसनर जो है वो ऑब्जर्वर है, और सोर्स के मोशन की वजह से भी हो सकता है, दोनों के मोशन की वजह से भी ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है. सो स्टार्ट फ्रॉम द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर. कि पहला पार्ट हम कंसिडर करते हैं. लेट्स से ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स. पहले हम कह रहे हैं ऑब्जर्वर is moving source is stationary. जो साउंड की सोर्स है वो क्या है, वो स्टेशनरी है, वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रही. दिस इज द केस नंबर 1. ये हम फर्स्ट केस स्टडी कर रहे हैं. और इस फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो लेट्स से दिस इज द सोर्स, ये सोर्स है, और ऑब्जर्वर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये ऑब्जर्वर है. ठीक है जी, ये ऑब्जर्वर मौजूद है. अब ऑब्जर्वर टुवर्ड द सोर्स भी जा सकता है, अवे फ्रॉम द सोर्स भी जा सकता है. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. That source is either moving toward the source, observer is moving toward the source, or observer is moving away from the source. तो दोनों में से कौन सी कंडीशन है, हमें दोनों ही स्टडी करनी है, लेकिन पहले एक को स्टडी करेंगे. लेट्स से पहले इसको स्टडी करते हैं. तो इसके अंदर हम ए पार्ट कंसिडर कर रहे हैं. केस नंबर 1 के अंदर पार्ट ए, और ए पार्ट में हम क्या बयान कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सोर्स. जो सोर्स है उसकी तरफ जो है ना जा रहा है ऑब्जर्वर.
लिसनर। तो अब ये जो केस बन गया, इस केस को हम डिफाइन करेंगे, ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। कंबाइंड में अगर इसको डिफाइन करेंगे तो इस तरह, पहले हमने जस्ट ये डिफाइन किया कि सोर्स स्टैटिक है और जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग है, लेकिन अब हमने डिफाइन कर दिया कि ऑब्जर्वर टुवर्ड द सोर्स मूविंग है। सो इन जनरल दिस इज द केस इन विच ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग और ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि साउंड पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, साउंड की पिच कैसे चेंज होगी। In order to understand this phenomena, that how the wavelength or frequency of the sound change या स्पीड चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा है, इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए हम यहाँ भी कंसिडर करते हैं कि भाई ये सोर्स है, लेट्स से दिस इज द सोर्स, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वही ऑब्जर्वर जो कि हमने यहाँ पे इंडिकेट किया। हम कह रहे हैं कि जो स्पीड होगी सोर्स की, दैट इज वी एस, and in this case we are taking it as 0। जो ऑब्जर्वर की स्पीड होगी that is VO and I am considering it is 0। पहले मैं इसको भी 0 कंसिडर करता हूँ कि जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वो भी 0 है। अब क्या करते हैं, इसमें से साउंड जो है हर तरफ प्रोपेगेट हो रहा होगा, लेकिन हम तो वो फोकस करेंगे जिस डायरेक्शन में हमारे पास ऑब्जर्वर मौजूद है। तो यहाँ से साउंड इस तरफ आ रहा है और ये जो साउंड इस तरफ आ रहा है इसकी स्पीड है v नॉट वी एस, और हमने उसके साथ कोई टैग नहीं लगाया, हमने उसको v कह दिया कि दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, ये साउंड की स्पीड है। अब हम कंसिडर ये करते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी भी 0 है, इसकी वेलोसिटी भी 0 है, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड किसके पास है, साउंड के पास है। अब ये कंसिडर करें कि साउंड की स्पीड जो रूम टेम्परेचर पे होती है वो होती है 340 के राउंड अबाउट। तो जब 340 है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इन दोनों के दरमियान, सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है हमारे पास 350 मीटर, 350 मीटर सेपरेशन है। जब 350 मीटर सेपरेशन है तो आप ये बताएं कि साउंड सोर्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा, जल्दी जल्दी बताएं कि भाई सोर्स और लिसनर के दरमियान गैप है 350 मीटर का। देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर व्हेन इट्स स्पीड इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली आपका आंसर, मैं आपके आंसर का वेट नहीं करता, आपका आंसर होगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा लेकिन 1 से ज़्यादा होगा डेफिनेटली। जब 1 से ज़्यादा टाइम लगाएगा 1 सेकेंड से, तो हम कहेंगे कि भी 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है। कहाँ से, सोर्स से लेके ऑब्जर्वर तक, सोर्स से लेके ऑब्जर्वर तक। ओके जी, गुड। अब आ जाते हैं हम कि नहीं, हमें तो ये मूविंग कंसिडर करना है, इसकी वेलोसिटी 0 नहीं लेनी, इसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो लेनी है। नॉन ज़ीरो का मकसद है कि कुछ ना कुछ है। अब इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, जब इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है तो मैं फॉर एग्जांपल कंसिडर करता हूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि इसको केस हम कंसिडर करें टुवर्ड द ऑब्जर्वर, टुवर्ड द सोर्स वाला, तो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। जब 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है तो फिर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये 10 मीटर पर सेकेंड के साथ इस तरफ मूव कर रहा है, साउंड 340 मीटर पर सेकेंड के साथ इस तरफ मूव कर रहा है। अब लेट्स से इमेजिन अ केस, उधर से साउंड निकल रहा है, इधर से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है। साउंड 340 मीटर पर सेकेंड के साथ इधर से आ रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के साथ इधर से आ रहा है। तो आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स द साउंड विल बी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कितने टाइम के बाद जो है ना साउंड को सुन लेगा। आप ये चीज़ फिर से थोड़ा जो है ना समझने की कोशिश कीजिए कि साउंड इस तरफ से आ रहा है 340 मीटर पर सेकेंड के साथ, ऑब्जर्वर इस तरफ से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ।
इनिशियली उनके दरमियान सेपरेशन थी कितनी, 350 मीटर पर सेकेंड. नाउ इन हाउ मेनी सेकेंड्स द साउंड विल बी हर्ड बाय द लिसनर, ऑब्जर्वर कितने टाइम के अंदर जो है ना साउंड को सुन लेगा. तो आप बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि साउंड ने 1 सेकंड के अंदर 340 मीटर इस तरफ कवर करने हैं और 1 सेकंड के अंदर ये 10 मीटर इस तरफ कवर करके आएगा. उनके दरमियान गैप था कितना, 350. 340 एक ने कवर किए, 10 एक ने कवर किए, तो दोनों आपस में मिल गए. इसका मकसद है नाउ साउंड इज हर्ड बाय द लिसनर आफ्टर एग्जैक्टली 1 सेकेंड, एग्जैक्टली 1 सेकेंड के एंड में. तो आप पहले देखें कि सिस्टम ऐसा था, साउंड सोर्स से ऑब्जर्वर के कानों तक पहुंच रहा था 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम में. अब हमने सिनेरियो को थोड़ा चेंज किया कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, उस कंडीशन में क्या हुआ, साउंड सोर्स से ऑब्जर्वर के कानों तक 1 सेकंड में पहुंच रहा है, लेकिन साउंड की स्पीड तो वही है, साउंड की स्पीड वही है. तो हम कहेंगे कि साउंड की एक्चुअल स्पीड वही है, लेकिन साउंड की रिलेटिव स्पीड बढ़ गई. रिलेटिव स्पीड इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर के हिसाब से ली जाती है, सराउंडिंग के हिसाब से नहीं ली जाती. तो ऑब्जर्वर के हिसाब से वो स्पीड बढ़ गई. पहले ऑब्जर्वर के कानों तक वो आवाज़ पहुंच रही थी 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम में, अब 1 सेकंड में, क्योंकि जब टाइम कम लग रहा होता है तो इसका मकसद है रिलेटिव स्पीड इज इंक्रीज. सो इन दिस वे रिलेटिव स्पीड इज इंक्रीज. जब रिलेटिव स्पीड इंक्रीज हो गई तो हम कहेंगे कि रिलेटिव स्पीड इज वी डैश, वी डैश है. और वो वी डैश कितनी होगी, वो वी डैश होगी v प्लस वी ओ, v प्लस वी ओ. ये क्यों, वो इसलिए कि अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लें. डिस्टेंस पहले था 350 मीटर, कवर हो गया 1 सेकंड के अंदर, तो इसका मकसद है रिलेटिव स्पीड इज 350 मीटर पर सेकंड. तो रिलेटिव स्पीड 350 है, साउंड की स्पीड 340 है, ऑब्जर्वर की स्पीड 10 है. 340 और 10 को ऐड करेंगे तो 350 मिल रही है. तो इसका मकसद है रिलेटिव स्पीड कैन बी डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ बोथ स्पीड्स. दोनों स्पीड्स का सम करेंगे तो हमें जो है ना ये मिल रही होगी. तो फिर हमने ये इक्वेशन बना दी रिलेटिव स्पीड के लिए. अब हम आ जाते हैं कि रिलेटिव स्पीड तो मिल गई, हम फ्रीक्वेंसी पे कैसे आए. फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा. वी ओवर लेमडा होता है. अगर हम वी डैश ले रहे हैं तो इसका मकसद है फ्रीक्वेंसी भी डैश होगी. एफ लिख दें, न्यू लिख दें, आप जो सैम्पल देना चाहें लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. एफ डैश इज इक्वल टू वी की वैल्यू है वी प्लस में वी ओ डिवाइडेड बाय लेमडा. जो लेमडा है, लेमडा को इस इक्वेशन से कर लेंगे, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा से, तो लेमडा इज इक्वल टू एफ वी ओवर एफ. जब वो वी ओवर एफ हो जाएगा, यहाँ पे वी ये डिवाइडेड बाय एफ. सो इन दिस वे वी मे राइट इट एज, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ ओवर में वी इंटू एफ. क्योंकि ये जो एफ है ये डिवीजन में है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन. ये हमारे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एफ डैश इज द रिलेटिव पिच, जिसको आप कहेंगे हर्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुन रहा है उस फ्रीक्वेंसी को हम एफ डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और एफ क्या है, एफ इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. दिस इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या पिच कह लें. ये वो फ्रीक्वेंसी है जो असल में है, और बाकी बच क्या रहा है, ये एक जो पैरेंथेसिस के दरमियान वैल्यू है ये बच रहा है. इसे हम कहेंगे कि एक फैक्टर है जो कि मोशन की वजह से इंट्रोड्यूस हो गया है. मोशन ऑफ ऑब्जर्वर की वजह से एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है, जो है v प्लस वी ओ ओवर वी. v प्लस वी ओ ओवर वी एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया इस इक्वेशन में.
अगर स्पीड ऑब्जर्वर की नहीं होती तो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है वही सुनाई देती है, वही ऑब्जर्वर सुन रहा होता है। तो इसका मकसद है इसकी फिर कोई अहमियत नहीं होती, ये 1 के इक्वल होता है, ये नहीं होगा। लेकिन उस वक्त जब यहाँ पे ऑब्जर्वर को हमने स्पीड दी कि उसकी कुछ सर्टेन स्पीड है, तो उस कंडीशन में जो ये फैक्टर है ये एक अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और हर्ड फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाता है। अब आप देखें v क्या है, v इज द स्पीड ऑफ साउंड, और vo क्या है, vo इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। और आप देखें कि अगर vo की वैल्यू लेस से 0 हो तो 0 प्लस v इज v डिवाइडेड बाय v इक्वल टू 1, मीन्स डेफिनेटली ये फैक्टर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा कह लें कि यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर हम देखें कि ऑब्जर्वर की स्पीड कुछ है 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाटएवर कुछ भी है, लेकिन है ज़रूर, तो v की कुछ वैल्यू 340 हम ले रहे हैं, ये कितनी आ गई, लेट से 5 आ गई, 345 आ गई। तो ये जो है 345 को 340 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट विल बी 1.00 समथिंग, मतलब 1 से ग्रेटर हो जाएगा। फिर वो 1000th पार्ट में ग्रेटर हो रहा हो, 100th पार्ट में ग्रेटर हो रहा हो, लेकिन ग्रेटर ज़रूर हो जाएगा। जब ग्रेटर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अब f और f डैश इक्वल नहीं है। f और f डैश इक्वल उस कंडीशन में होते हैं जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास ये कंडीशन मिल रही हो कि उनके दरमियान में जो फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 1। अगर उनके दरमियान वाला फैक्टर 1 से ग्रेटर है और लेस है, देन द f एंड f डैश विल नेवर बी इक्वल, सेम हो ही नहीं सकते। सेम उसी कंडीशन में हो सकते हैं जब जो फैक्टर है वो 1 के इक्वल हो। अब हम देखें तो इस फैक्टर का वैल्यू 1 से कम हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। इस फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमरेटर में एक चीज़ ऐड हो रही है, डिनोमिनेटर में ऐड नहीं हो रही, न्यूमरेटर में ऐड हो रही है। जब न्यूमरेटर में ऐड हो रही है तो इसका मकसद है कि उस एडिशन की वजह से न्यूमरेटर के बढ़ने के चांसेस हैं, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। तो वैल्यू 1 से बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन 1 से कम होने के चांसेस नहीं। जब इस फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में आप ये समझ लें कि f डैश की वैल्यू f से ज़्यादा होगी, डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ये 1000 फ्रीक्वेंसी है, 1000 हर्ट्ज, ये मैंने कहा 1.001। अब अगर आप इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1001, 1001 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली बढ़ी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, कम नहीं हो रही। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि डेफिनेटली जो साउंड है दैट मस्ट अपीयर श्रिल, जो साउंड है वो श्रिल अपीयर हो रहा होगा एक्चुअल से, जो असल साउंड है उससे श्रिल महसूस हो रहा होगा। ओके जी, मतलब जब भी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में आवाज़ जो आपको सुनाई दे रही होगी वो एक्चुअल आवाज़ से थोड़ी पतली आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है, श्रिल आवाज़ सुनाई दे रही होगी। किस कंडीशन में? जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा होगा। तो अच्छा जी, अब हम अगर इसी में से देखें, f को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें और इसको सॉल्व कर लें तो हमें रिजल्ट मिल रहा है इस इक्वेशन में से f डैश इक्वल टू f प्लस vo अपान v इंटू एफ। और ये हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये फाइनल फ्रीक्वेंसी है, ये हम माइनस कर लेंगे इस दोनों साइड पे, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा f इक्वल टू vo ओवर v इंटू एफ। ये एक्चुअल, ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी
इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर टू द स्पीड ऑफ साउंड। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और इसे कहा जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि किसी भी चीज़ की चेंज को उसके ओरिजिनल वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाता है, तो दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज। तो ये फ्रैक्शनल चेंज कहलाएगी, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। अच्छा, ये फ्रैक्शनल जो चेंज है ये डिपेंड किस पे कर रही है? ये डिपेंड कर रही है ऑब्जर्वर की स्पीड पे। ऑब्जर्वर की स्पीड का रेशो स्पीड ऑफ साउंड के साथ जितनी वैल्यू उसकी आ रही होगी उतनी फ्रैक्शनल चेंज आएगी। द सेम विल बी फ्रैक्शनल चेंज इन दिस केस। ओके जी, ये तो हो गई हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम इसका बी पार्ट कंसिडर करें तो बी पार्ट में क्या होगा? ऑब्जर्वर अवे जाएगा, अवे जाने की वजह से क्या होगा कि साउंड कुछ देर से सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि साउंड किसी के पीछे जा रहा है और वो बंदा भी आगे आगे भाग रहा है, तो कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो इक्वेशन में यहाँ पे माइनस आ जाएगी। प्रोसीजर आप सेम अप्लाई करते जाएंगे। तो इसी का जो बी केस है मीन्स अवे फ्रॉम द सोर्स, उसकी जो इक्वेशन हो जाएगी दैट विल बी एफ डैश इक्वल टू वी माइनस वी ओ ओवर में वी इंटू एफ। हमें बी केस के लिए इक्वेशन, बी केस क्या है? ए केस से अपोजिट है, उस कंडीशन में हमें इक्वेशन ये मिलेगी। और जो आवाज़ मिल रहा होगा आप देख सकते हैं न्यूमरेटर कम होने के चांसेस हैं, न्यूमरेटर कम हो रहा होगा। जब न्यूमरेटर कम हो रहा है तो न्यूमरेटर के कम होने की वजह से क्या होगा? हमारे पास रिजल्ट फैक्टर का जो रिजल्ट है वो 1 से कम मिलेगा, और हमें जो टोटल फ्रीक्वेंसी है जिसे हम कहेंगे हर्ड फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी लेस इन वैल्यू एज दैट ऑफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको कह देंगे कि ये क्या है, हमारे पास ऐसा आवाज़ है, ऐसी आवाज़ है जो कि हमें एक्चुअल के मुकाबले में थोड़ी भारी महसूस हो रही होगी, जिसे हम कहते हैं ग्रेव। दिस साउंड विल अपीयर ग्रेव, ये हमारे लिए आवाज़ ग्रेव महसूस हो रहा होगा। ठीक है जी, सो दिस साउंड विल अपीयर ग्रेव एज कंपेयर टू एक्चुअल। ठीक है जी, ये एक केस हो गया जिसमें ऑब्जर्वर जो सोर्स है उसकी तरफ मूव कर रहा है या उससे अवे मूव कर रहा है। अब फर्दर अगर हम चलें तो केस हम लेते हैं केस नंबर 2, जिसमें हम कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और जो सोर्स है दैट इज मूविंग। सोर्स क्या है? सोर्स मूविंग है। जब सोर्स मूव कर रहा होगा तो सोर्स के मूव करने की वजह से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ये सोर्स मूविंग है। तो फिर हम कहेंगे, इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज शो की ऑब्जर्वर के लिए। अब ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स के लिए भी ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ईदर टुवर्ड द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो हम कहेंगे कि इसमें भी हम एक केस ले लेते हैं पहले कि टुवर्ड द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ जो है सोर्स जा रहा है। तो हमारे पास केस कंप्लीट बन गया। सोर्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। जब सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि सोर्स यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर मौजूद है। जब यहाँ से साउंड नॉर्मली निकल रहा था, जब इसकी स्पीड 0 थी तो साउंड अपने हिसाब से जा रहा था, लेकिन जैसा कि वी ओ 0 है, वी एस अब 0 नहीं, और है भी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वेव निकल रही है उसी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में वेव निकल रही है उसी डायरेक्शन में सोर्स की स्पीड भी हो गई। सो नाउ ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स द वेवलेंथ ऑफ साउंड विल बी कंप्रेस्ड। साउंड की वेवलेंथ कंप्रेस हो रही होगी। साउंड जो पहले इतनी रेयरफेक्शन बना रहा था, इतनी कंप्रेशन बना रहा था, अब जैसा कि सोर्स इस तरफ आ रहा है तो वो इस रीजन को थोड़ा कंप्रेस कर देगा। जब कंप्रेस कर देगा तो हम कहेंगे कि वेवलेंथ इज रिड्यूस्ड, वेवलेंथ कम होगी। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ
एग्जैक्ट एग्जाम्पल चाहे ना हो, लेकिन आपके समझने के लिए काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है। आप ऐसा समझें कि आपके पास एक ढोलक है, ठीक है, ये ढोल है आपके पास एक, जिसको आप बजा रहे हो, और ये जो है उसका वो डायाफ्राम है, ये वो पर्दा है जिसको आप जो है ना हिट करते हो तो ये आवाज़ करता है। ओके जी, ये जब स्टेशनरी था उस कंडीशन में आपने क्या किया, उस कंडीशन में आपने इस पर्दे को हिट किया तो ये यहाँ तक गया। या अभी मैं और ज़्यादा शो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है ना थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। ये यहाँ तक मैक्सिमम वाइब्रेट हुआ, और यहाँ तक वाइब्रेट होने की वजह से लेट से जो रीजन बना रेयरफैक्शन का वो यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया। ठीक है, ये रेयरफैक्टेड रीजन मैं कह रहा हूँ कि रेयरफैक्टेड रीजन यहाँ तक बन गया लेट से। अब फर्दर आप अज्यूम करें कि ये जो ढोलक है इसको किसी सोर्स पे बिठा के आपने रख के उसको इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली, बहुत ज़्यादा तेज नहीं, लेकिन आप उसको मूव करवा रहे हैं। जब आप उसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, इमेजाइन, सोचें कि जब तक आप फिंगर के थ्रू उसको हिट करेंगे ये डायफ्राम यहाँ तक जाएगा, तो क्या इतनी देर के अंदर ये ढोलक थोड़ा आगे नहीं आएगी? चाहे एक बाल की साइज के बराबर ही आगे क्यों ना आए, लेकिन डेफिनेटली आगे ज़रूर आएगी। जब ये ढोलक थोड़ी आगे आएगी तो इसका मकसद है कि लेट्स से ये ढोलक आ जाएगी यहाँ पे। मैं फॉर एग्जांपल इतनी ज़्यादा शो कर रहा हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा चाहे ना आए, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये आगे ज़रूर जाएगी। जब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे जाएगी तो आप ये समझ लें कि अब पर्दा चाहे उतना ही पीछे क्यों ना आए, फिर भी जो रीजन है वो उतना नहीं बन पाएगा, रीजन उससे थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिगर से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा रीजन है, ये साइज में कुछ कम रीजन है। तो एग्जैक्टली इसी चीज़ को हम लेते हैं फॉर दिस केस, और इसको किस तरह से लिया जाता है, इसको कहते हैं कि हम इस कंडीशन में हमारे पास जो है वो वेवलेंथ बन रही है कुछ इस तरह से, जिसको हम एक्चुअल वेवलेंथ कहते हैं, जबकि वो स्टेशनरी है ना। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको आप ट्रफ क्रेस्ट सिस्टम से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? तो भाई ट्रफ क्रेस्ट सिस्टम हम ग्राफिकली समझने के लिए किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से वो मूविंग है तो मूविंग केस में क्या हुआ कि उसकी यही वेवलेंथ कुछ कम रीजन के अंदर बन गई। सो इसका मकसद है वेवलेंथ इज कंप्रेस्ड। इसको कहेंगे लैम्डा, इसको कहेंगे लैम्डा डैश, और ये जो रीजन है ये क्या आया, ये उस लैम्डा में चेंज है जिसको हम कहेंगे डेल्टा लैम्डा। सो फ्रॉम फिगर यू कैन से दैट लैम्डा डैश प्लस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा डैश और डेल्टा लैम्डा को अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमें जो रिजल्ट मिल रही होगी वो किसके इक्वल होगी, लैम्डा के इक्वल। फिगर से आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई हमारे पास लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा, लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। तो जो लैम्डा डैश है वो तो हमें चाहिए थी, लैम्डा किसकी इक्वल होती है, v ओवर एफ, हमने पढ़ा। और डेल्टा लैम्डा किसकी इक्वल हो जाएगी, डेल्टा लैम्डा इक्वल हो जाएगी वी एस ओवर एफ। क्यों, वो इस वजह से कि ये चेंज वेवलेंथ वाली आ किसकी वजह से रही है, साउंड की स्पीड की वजह से, ऑब्जर्वर की स्पीड की वजह से, या सोर्स की स्पीड की वजह से। तो आंसर इज ड्यू टू द सोर्स स्पीड। तो ये जो पार्ट है, ये चेंज वाला पार्ट सोर्स की स्पीड की वजह से, सो वी एस ओवर एफ। तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी। अब मैं कुछ सेकंड्स के लिए साइड पे दूँ ताकि आप इसको जो है इसकी अगर स्नैपशॉट लेना चाहें ले लें, ताकि मैं जो है ना इसको रिमूव करके यहीं से स्टार्ट करूँ। तो आप इसकी स्नैपशॉट ले लें, देन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके जी, तो जहाँ पे हमने छोड़ा है सेकंड केस को, तो सेकंड केस हम वहीं से स्टार्ट करते हैं।
और सेकंड केस में हमने वेवलेंथ की वैल्यू डिटरमाइन की है, जो कि हमारे पास क्या है, लैम्डा डैश। और जो लैम्डा डैश है वो किसके इक्वल बन रही है, वो बन रही है V/F माइनस में VS/F। अभी मैं इस पार्ट को रिमूव नहीं करता, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लूँ पहले कि भाई लैम्डा डैश इज इक्वल टू V/F माइनस VS/F। सो इट में बी रिटन एज लैम्डा डैश इज इक्वल टू F LCM आ जाएगा V माइनस VS/F। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा डैश। अब मैं इस चीज़ को इधर से रिमूव कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि अब स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ रहा। स्पीड पे असर किसकी वजह से पड़ रहा था, ऑब्जर्वर की वजह से, लेकिन अब ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा, अब मूव कर रहा है सोर्स। तो अब स्पीड पे डिफरेंस नहीं आ रहा, जो इफेक्ट है वो किस पे आ रहा है, वो आ रहा है वेवलेंथ में। सो F डैश विल बी इक्वल टू V ओवर लैम्डा डैश। तो F डैश इज इक्वल टू V सेम है, लैम्डा डैश किसकी इक्वल है, V माइनस VS ओवर में F। सो ये ओवर में जो F है ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। F डैश इज इक्वल टू V माइनस VS ओवर में V इंटू F। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अगेन अगर आप इसको एनालाइज करें, ये हार्ड फ्रीक्वेंसी है जो सुनाई दे रही होगी, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो कि सोर्स इमिट कर रहा होगा, ये एक फैक्टर है जो कि बता रहा होगा कि किस तरह की चेंज होगी और कितनी चेंज होगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर है इसका न्यूमरेटर कम हो रहा है या कम होने के चांसेस हैं, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। जब न्यूमरेटर के कम होने के चांसेस हों और डिनोमिनेटर सेम रहे तो इसका मकसद है वैल्यू आपके पास 1 से कम आएगी। वैल्यू आपके पास 1 से क्या आ रही होगी, अच्छा जी, हमने ये इक्वेशन जो है माफ़ कीजिएगा, हमने इक्वेशन जो है गलत लिख दी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं V ओवर V माइनस VS है। मीन्स न्यूमरेटर में V माइनस VS नहीं है, डिनोमिनेटर में है, जो कि एक हमने गलती में यहाँ पे लिख दिया V अपान में V माइनस VS। ओके जी, करेक्ट इसको कर लें कि हमारे पास V माइनस VS ओवर V नहीं है, हमारे पास है V ओवर V माइनस VS। ठीक है, जो कि हमने ओवर साइड की वजह से हमने उल्टा लिख दिया ना। तो V न्यूमरेटर अब कांस्टेंट है, कितना 340 मीटर पर सेकेंड एट द रूम टेम्परेचर, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, V माइनस VS है, मतलब ये 340 से कम होगा क्योंकि उसमें से VS माइनस हो रहा है। तो जब ये कम होगा तो इसका मकसद है कि न्यूमरेटर अपनी एक वैल्यू 340 पे है, डिनोमिनेटर 340 से कम होगा, पता नहीं कितना कम हो, वो डिपेंड कर रहा होगा VS पे। तो डेफिनेटली इस फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिल रही होगी। जब फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलेगी तो F डैश की वैल्यू F से ज़्यादा मिलेगी। जब F डैश की वैल्यू F से ज़्यादा मिलेगी तो आवाज़ हमें क्या मिल रहा होगा, साउंड विल बी श्रिल, साउंड हमें श्रिल मिल रहा होगा। आवाज़ हमारे पास जो है ना वो भारी भरकम महसूस नहीं हो रही, एक्चुअल आवाज़ से भी पतली आवाज़ महसूस होगी, जिसे हम कहेंगे कि साउंड इज श्रिल एज दैट ऑफ द एक्चुअल साउंड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गए ये दूसरा केस। ये दूसरे केस का जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हो, लेकिन अगर हम इसी का बी केस कंसिडर करें कि भाई सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन इससे ऑपोजिट हो जाएगी। F डैश इज इक्वल टू V ओवर V प्लस VS, अब प्लस आ जाएगी इंटू F। सो नाउ दिस इक्वेशन डिफाइंस दैट द वैल्यू ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज लेस देन 1। ये कम हो रहा होगा, इस वजह से F डैश जो है वो क्या होगी, F से कम होगी, जिसकी वजह से आवाज़ हमें ग्रेव मिल रही होगी। सो द साउंड विल बी ग्रेव, साउंड ग्रेव होगी, आवाज़ भारी महसूस हो रही होगी। ठीक है जी, सो दीज आर दी टू केसेस।
अब जो थर्ड केस है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन है कि दोनों मूव कर रहे हो, जब दोनों मूव कर रहे हो तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो या दोनों एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हो। ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग, दोनों मूविंग हो। तो इसको हम इस तरह से ले लें, इसका ए पार्ट कि दोनों किस तरफ मूविंग है, टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो। तो आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तो न्यूमरेटर में v प्लस वी ओ आ जाता है, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो डिनोमिनेटर में v माइनस वी एस आ जाता है। तो हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे, तो एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस वी ओ अपान में v माइनस वी एस इंटू एफ। अब देखिए फैक्टर आ गया, लेकिन उस फैक्टर में वो पार्ट भी है जिसमें ऑब्जर्वर का इफेक्ट है, वो पार्ट भी है जिसमें सोर्स का इफेक्ट है। तो इसी का अगर बी पार्ट ले लेंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो अवे फ्रॉम ईच अदर में ये साइन अपोजिट हो जाएंगी, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ ओवर वी प्लस वी एस इंटू एफ। इसमें आवाज आपके पास अगेन श्रिल मिल रही होगी और इसमें आवाज जो है वो क्या मिल रही होगी, ग्रेव। सो इन जनरल अब हम अगर डिसाइड करें कि डॉपलर इफेक्ट में हमें क्या मिल रहा है, डॉपलर इफेक्ट में व्हेन एवर सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज डिक्रीजिंग द साउंड अपीयर्स टू बी श्रिल। जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान की सेपरेशन कम हो रही होगी तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, साउंड की पिच है, वो ज़्यादा हो रही होगी, जिसकी वजह से साउंड श्रिल महसूस हो रहा होगा। लेकिन अगर जो सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर है दैट इज़ इंक्रीजिंग, तो उस कंडीशन में सेपरेशन इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि साउंड जो है वो ग्रेव हो रही होगी। वो चाहे ऑब्जर्वर की वजह से हो चाहे सोर्स की वजह से हो, मतलब अब जनरल कॉन्सेप्ट बन गया कि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान की सेपरेशन बढ़ रही है तो इसका मकसद है साउंड ग्रेव हो रहा होगा, सेपरेशन कम हो रही है तो आवाज़ जो है वो क्या हो रहा होगा, श्रिल हो रहा होगा। आपने ये चीज़ महसूस भी की होगी, आप किसी ऐसी रोड के पास खड़े हो जाएं जहाँ पे बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आती हैं, मिसाल के तौर पे मोटरवे हो गया या नेशनल हाईवे हो गया, उस वक़्त के जब जो है ना ज़्यादा ट्रैफिक ना हो तो तेज़ गाड़ियाँ गुजरेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस आ रही है, आप उसके साउंड को ऑब्ज़र्व करें। पता है आप साउंड को कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं? आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व शायद की होगी लेकिन आपको जहन में नहीं आ रहा। आप ऑब्ज़र्व करेंगे, अब आप एक्सपेरिमेंट चाहे करके देखिएगा कि एक इस तरफ से या इस तरफ से कोई गाड़ी, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, वो सोर्स प्रोड्यूसर है, तो उसमें से आवाज़ आ रही है, जैसे ही वो आपको क्रॉस करेगी फिर भी आवाज़ आ रही होगी। लेकिन उस कंडीशन में जब वो गाड़ी आपकी तरफ आ रही है उस वक्त क्या आवाज़ की नोयत है, जब वो आपको क्रॉस करती है क्या आवाज़ की नोयत होती है, वो कुछ इस तरह से होती है। और फील कीजिएगा जब इधर से वो आपको अप्रोच कर रही है, आपके नज़दीक आ रही है ना कोई चीज़, तो पहले आवाज़ कैसे होगी, बिल्कुल ऐसे आवाज़ होगी कि जब वो आपको अप्रोच कर रही है मीन आवाज़ जो है ना वो श्रिल है, जैसे ही वो आपको क्रॉस करेगी तो यहाँ से आवाज़ जो है ना ग्रेव होना शुरू हो जाएगी। जब भी आपसे अभी कोई चीज़ जाएगी, सोर्स साउंड का सोर्स आपसे अभी जा रहा होगा, तो उस कंडीशन में आपको जो आवाज़ है वो ग्रेव मिलेगी, आपकी तरफ आ रही होगी, तो आवाज़ जो है वो श्रिल महसूस हो रही होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉपलर इफेक्ट।